अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला कर लिया गया, जबकि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां ना देने का फैसला भी किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शुरका का कहना था कि सिर्फ एहतियात के साथ ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। तमाम शुरका ने हतमी फैसला देते हुए कहा कि तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि मुल्क भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियाँ नहीं होंगी, ताहम चंद शहरों में सूरत हाल देख कर फैसला किया जाएगा। बर्फबारी वाले इलाकों में छुट्टियाँ दी जा सकती हैं, जबकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में छुट्टियां नहीं होंगी। कबल अज़ीं पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना था कि सूबे में स्कूल्स बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है, SOPs पर अमल दरामद की सख्ती से हिदायत की गई हैं। अमरीकी रियासत नेवाडा में फायरिंग के एक वाक़ये में हमलावर समेत 4 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या रियासत नेवाडा के शहर हेंडरसन में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो उसे वहां एक मुसल्लह शख्स मिला, जिसे हथियार फेंकने के लिए कायल करने की भरपूर कोशिश की गई, मगर वो राजी ना हुआ, जिसके बाद पुलिस और मुसल्लह शख्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मकामी पुलिस ने वाक़ये में हमलावर समेत 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि हमलावर पुलिस की फायरिंग से मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के वाक़ये में 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फायरिंग के वाक़ये की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका है, ताहम वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसराइली फ़ौज ने सफ़ाकियत का मुज़ाहरा करते हुए मगरिबी किनारे पर वादी उर्दुन में वाक़े पूरा फ़लस्तीनी गाँव मलियामेट कर दिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मगरिबी किनारे पर वादी उर्दुन में वाक़े गांव खरबत हमसा को बिल्डोज़र और हैवी मशीनरी के ज़रिए मिसमार कर दिया। एक मुतासरा फ़लस्तीनी ने बताया कि सहवनी अफवाज ने इस कार्रवाई से कबल मुतासरा गाँव के मकीनों को घर खाली करने के लिए सिर्फ 10 मिनट्स का वक्त दिया था, जिसके बाद 18 मकानात पर मुश्तमिल पूरा गाँव मिसमार कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में ख़वातीन और बच्चों समेत 80 के करीब अफराद बेघर हो गए। सहवनी फौज ने घरों के अलावा फलस्तीनियों के मवेशियों के लिए बनाए गए घर, पानी के कंटेनर और सोलर पैनल भी तबाह कर दिए। फलस्तीन के वजीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने इसराइली फौज की जानिब से गाँव को तबाह करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि सहवनी अफवाज की जानिब से फलस्तीनियों को बेघर करने के इक़दामात से रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वादी उर्दुन में 60,000 फलस्तीनी आबाद हैं, लेकिन इस इलाके के 90% को सी लैंड कहा जाता है, जो मगरिबी किनारे का 3/5 है और इस इलाके पर इसराइल का मुकम्मल तौर पर कब्जा है। इस इलाके में तकरीबन 1200 इसराइली मकानात और 50 एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स हैं, जहां फलस्तीनियों का दाखिला भी ममनू है। फलस्तीनी अपनी ज़मीन पर भी ना तो कुआं खोद सकते हैं और ना ही इसराइली फ़ौज की इजाज़त के बगैर किसी किस्म की तामीरात करवा सकते हैं। अगर फलस्तीनी किसी किस्म की तामीरात की दरख्वास्त भी देते हैं तो उसे मुस्तरद कर दिया जाता है। मारूफ भारतीय टीवी एंकर अर्नाब गोस्वामी को जेल भेज दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नाब गोस्वामी को मकामी अदालत में पेश किया और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अर्नाब गोस्वामी को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अर्नाब गोस्वामी ने अदालत में इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, लेकिन अदालत ने उनके तशद्दुद के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अर्नाब गोस्वामी ने केस बंद करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसकी समाअत आज ही होगी, जबकि उनकी जानिब से जमानत की दरख्वास्त भी हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया हर्जेगोविना के सदर की मुलाकात। बोस्निया के सदर ने खित्ते में अमन अमान और इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया हर्जेगोविना के सदर ने मुलाकात की और पाक बोस्निया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मोहब्बत और एक दूसरे की हिमायत पर फख्र है। बोस्निया के सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को खूब सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया हर्जेगोविना के सदर शफीक जाफर ने मुलाकात की। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक बोस्निया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा, तकनीकी महारत और मुश्तरका मंसूबों और बाहिमी ताउन पर बातचीत की गई। जबकि बोस्निया के सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने 2014 के धरनों के दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दायर किया था। ताहम इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने नवाज शरीफ का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म सुना दिया। जबकि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के खिलाफ भी मुकदमा खारिज कर दिया गया। ATC के जज राजा जवाद अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पैसे वजीरों से लेकर वोट तीर को दें। अस्तौर में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरियत हमारी सियासत है और हमारी ताकत का सर चश्मा अवाम है। हमें गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आपके सामने है। ये इक़्तिदार में जरूर हैं लेकिन अवाम इनके साथ नहीं। हुकूमत के खिलाफ हर तबका सरापा एहतजाज है। मजदूरों से लेकर ताजिर तक सब एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान बहुत देर से गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बनाने की बात पर लेकर आए हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए पैकेज का ऐलान नहीं कर रहे। इलेक्शन से पहले किसने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान को पैकेज देने से रोका था? आपने तो मियां वाली को भी पैकेज नहीं दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कठपुतली वजीर आजम आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। गिलगित और अस्तौर के अवाम बिकने वाले नहीं हैं। आप इनसे पैसे जरूर लें लेकिन वोट तीर को ही दें। हमने सिंध में मुफ्त इलाज किया, अस्पतालों का जाल बिछा दिया। हम गिलगित बल्तिस्तान में भी मुफ्त इलाज के मराकज बनाएंगे। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ना सिर्फ अपनी जमीन के मालिक बने बल्कि पहाड़ों में मादनियात के मालिक भी खुद बने। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम जमहूरी तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में वजीरों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? वो अपनी मुलाकातों की तफसीलात सामने लेकर आए। मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के जवान, बुजुर्ग और खातून हैं। आपको जो करना है कर लें। हुकूमत गैर सियासी है और मुल्क में इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है उसकी जिम्मेदार भी खुद हुकूमत है। साबिक गवर्नर पंजाब ने अंदर की बात बता दी। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने पीपल्स पार्टी बूरेवाला के रहनुमा कर्नल रिटायर्ड राव आबिद अली मरहूम के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त मुल्क में इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है उसकी जिम्मेदार हुकूमत खुद है। 3 बार वजीर आजम रहने वाला ऐसी जबान इस्तेमाल करने पर आखिर क्यों मजबूर हुआ? इसके पीछे मुहरकात को देखना चाहिए। अपोजिशन को दीवार से लगाकर ऐसी जबान इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया है। अपोजिशन को एक जगह इकट्ठा करने की जिम्मेदार भी खुद हुकूमत है। कोई भी जानबूझकर किसी को गाली नहीं देता। पंजाब में पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो रही है। इससे पहले बलूचिस्तान, सिंध और KPK में हुई थी। हुकूमत का कोई सियासी वजूद नहीं। जब तक गैर सियासी क़ुव्वतों का साथ है, इमरान खान इक़्तिदार में है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क आइसोलेशन का शिकार है और मौजूदा आइसोलेशन से सिर्फ बिलावल भुट्टो ही निकाल सकता है। बल्दियाती और जनरल इलेक्शन में अवाम के पास बिलावल के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात के
پیش نظر حکومت کی اہم اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اتحادیوں کو دیے گئے ظہرانے میں شرکت نہیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس کا مقصد مختلف قومی اور سیاسی امور پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینا تھا۔ اسلام آباد میں دیے جانے والے ظہرانے میں MQM پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی اور GDA کے وفد کے علاوہ وفاقی وزراء اور پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے بھی شرکت کی، لیکن حکومت کی اہم اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف نے مختلف معاملات پر تحفظات کے پیش نظر ظہرانے میں شرکت نہیں کی۔ اس حوالے سے مسلم لیگ کاف کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی طارق بشیر چیمہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہر ہفتے لاہور آتے ہیں، کبھی کاف لیگ کو مشاورت میں شریک نہیں کیا۔ جب کاف لیگ وزیر اعظم کے لیے اہم نہیں تو پھر ظہرانے میں جا کر کیا کرنا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ لوکل باڈیز ایکٹ اور اس سے جڑے اقدامات پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، کسانوں کے معاملات پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ طارق بشیر چیمہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی کسانوں کے حوالے سے پالیسی درست نہیں، ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ کراچی پولیس آفس میں قائم مقام ایڈیشنل IG عارف حنیف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس میں شرکت کے لیے شہید مولانا عادل خان کے صاحبزادے مفتی انس اور مفتی نعمان نعیم محتمم جامع بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی سمیت دیگر علماء کے وفود نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈاکٹر عادل خان کی شہادت کے حوالے سے پولیس کی اب تک کی تفتیش پر بریفنگ دی گئی۔ DIG کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ عمر شاہد نے مولانا عادل خان کی شہادت کے مقدمے میں ہونے والی پیش رفت سے وفود کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں وفود کی جانب سے شہر میں مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے کراچی پولیس سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ شہر میں قائم دینی مدارس اور جید علماء کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں DIG ایڈمن امین یوسف زئی، DIG ساؤتھ جاوید اکبر ریاض، SP انویسٹیگیشن سینٹرل مرتضی تبسم اور SP عبداللہ میمن نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کراچی پولیس محدود وسائل کے باوجود عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے۔ کراچی پولیس نے شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، امن کے دشمنوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سندھ پولیس کے SP راجہ محمد ارشد کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ انہیں گزشتہ ماہ 28 تاریخ کو کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد سے وہ گھر پر ہی قرنطینہ تھے۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ترجمان کے مطابق راجہ محمد ارشد کو ان کے اہل خانہ جمعرات کی صبح طبیعت بگڑنے پر کلفٹن میں واقع نجی ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ راجہ محمد ارشد نے سوگواران میں بیوہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ راجہ ارشد نے 22 دسمبر 1982 کو بطور موٹر وہیکل انسپیکٹر محکمہ پولیس میں شمولیت اختیار کی۔ 12 اکتوبر 2007 میں DSP جبکہ 12 جنوری 2017 میں SP کے عہدے پر ترقی حاصل کی۔ وہ گزشتہ 2 برس سے سندھ پولیس کے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے تھے۔ شیخوپورہ میں ورلڈ جرنلسٹ فورس، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122، یونائٹڈ میڈیا کونسل اور NIMT کالج کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی ریفلیکٹر مہم 2020 کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ مہم میں سست رفتار گاڑیوں، ٹرالیوں اور ریہڑیوں پر سیفٹی ریفلیکٹرز لگائے گئے اور عوام میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ عوامی آگاہی کے لیے واک بھی کی گئی، جس کی قیادت DSP ٹریفک پولیس خالد محمود آوان نے کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں ٹریفک قوانین کی آگاہی اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر ورلڈ جرنلسٹ فورس محمد مجاہد شامی کے مطابق اس مہم کا مقصد دھند، اسموگ اور رات کے وقت سست رفتار گاڑیوں کے نظر نہ آنے کی وجہ سے ہونے والے حادثات پر قابو پانا ہے۔ واک میں طلباء و سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر DSP ٹریفک خالد محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور اسموک کے بچاؤ کے طریقے اور اسموک کے وقت جو ہے لائٹس ان پہ کنٹرول، اور دوسرا جو افیکٹر اسٹیکر وہ گاڑیوں پر لگائے جا رہے ہیں جن کو نہیں لگے، اور دوسرا لوگوں میں آج ہم تقسیم کر رہے ہیں، ماسک تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فوم کا اس کے ہیں چیزیں اس کے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے کہ فوم کے سے بچاؤ کے کیا تدابیر کی جا سکتی ہے۔
इंटर बैंक मुबादला मार्केट में आज डॉलर की कद्र 35 पैसे मजीद कम हो गई। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर की कद्र 159 रुपए 46 पैसे रही। पाकिस्तान में डॉलर की कद्र में कमी का सिलसिला कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी बरकरार रहा। इंटर बैंक मुबादला मार्केट में आज डॉलर की कद्र 35 पैसे मजीद कम हुई है। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर की कद्र 159 रुपए 46 पैसे रही। मुल्क में कई माह बाद डॉलर 160 रुपए की सतह से नीचे आ गया। रवां हफ्ते इंटर बैंक में डॉलर की कद्र 79 पैसे कम हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कद्र 25 पैसे कम होकर 159 रुपए 70 पैसे है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज तेजी का रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स 789 पॉइंट्स इजाफे से 4171 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 804 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 41,086 रही। बाजार में आज 400 कंपनीज के 35 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए और शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 11 अरब 70 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 119 अरब रुपए से बढ़कर 7,584 अरब रुपए है। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। T20 क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टाकरा 7 नवंबर को होगा। पाकिस्तान और मेहमान जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज 7 नवंबर से शुरू होगी। इसी सिलसिले में दोनों टीम्स के दरमियान पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज के तमाम मैचेस डे एंड नाइट होंगे। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 3:30 पर शुरू होगा, जबकि इस सीरीज का दूसरा मैच अगले रोज 8 नवंबर जबकि आखिरी मैच 10 नवंबर बरोज मंगल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाएगा। ICC वनडे की ताज़ा तरीन रैंकिंग में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम तीसरे नंबर पर आ गए। ICC ने एक रोज़ा क्रिकेट की रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम फहरिस्त में तीसरे नंबर पर बराजमान हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के इख्तिताम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक रोज़ा क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बैट्समैन की रैंकिंग में भारत के विराट कोहली पहले नंबर पर, रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बराजमान हैं, जबकि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। ऐसे किसी शख्स से ताल्लुक ना रखो जो आपको तकलीफ देकर उसे मोहब्बत का नाम दे। अदाकारा अलीज़े शाह ने अक्ल की बात बता दी। हाल ही में करीबी दोस्त नौमान समी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने वाली अदाकारा अलीज़े शाह ने करीबी ताल्लुक से मुताल्लिक एक पोस्ट शेयर की। इंस्टाग्राम पर तहरीरी पैगाम देने वाली अलीज़े ने अपने मद्दाहों को ये समझाने की कोशिश की है कि मोहब्बत के लिए कैसे इंसान का इंतखाब करना चाहिए। अलीज़े ने कैप्शन में लिखा, ऐसे किसी भी इंसान के साथ ताल्लुक ना रखें जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए। आपके ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय मज़ीद दर्द पहुँचाकर उसे मोहब्बत का नाम दे। अदाकारा महविश हयात की अमरीकी इंतखाबात में दिलचस्पी, कहती हैं देखते हैं कि व्हाइट हाउस की चाबी किसे मिलती है। अदाकारा महविश हयात ने भी अमरीकी इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा कि अमरीका बदअमनी का शिकार हो सकता है। इंस्टाग्राम पर अमरीकी सदारती उम्मीदवारों जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शेयर करते हुए महविश ने लिखा, जब अमरीका में कोई बात होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जब अमरीका छींकता है तो पूरी दुनिया में ठंड शुरू हो जाती है। अदाकारा ने मजीद लिखा कि ये कुछ ऐसा होने का हकीकी एहसास है जो पहले भी हो चुका है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हम ही नहीं जिनकी इन दिलचस्प इंतखाबात पर अजारादारी है। देखते हैं व्हाइट हाउस की चाबी किसको मिलती है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।